नमस्कार, जबलपुर सफरनामा में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार और पहल के संपादक ज्ञान रंजन जी पर बात करेंगे और ये बातचीत जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो बहुत साहित्यिक नहीं है, वो ज्ञान जी के मानवीय पक्ष और उनके व्यक्तिगत पहलू पर है। दरअसल हम लोग ज्ञान जी से अनौपचारिक रूप से तो रोज ही चर्चा करते थे, लेकिन कई बार हमने या मैंने हमारे अन्य साथियों ने ये कोशिश की कि हम उनसे औपचारिक रूप से बातचीत करें, उस चीज को वे मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। और मुझे याद है कि उनका 16 जनवरी 2025 को हिंदवी के द्वारा अंजुम शर्मा ने जो इंटरव्यू लिया था, वो भी लगभग उन्होंने 1-1.5 साल के तक सोचने के बाद वो उसको इंटरव्यू को नहीं देना चाहते थे, लेकिन बहुत 1-1.5 साल सोचने के बाद उन्होंने अपनी सहमति दी थी। तो वैसे ज्ञान रंजन जी औपचारिक रूप से बातचीत करने में हर समय टाल दिया करते थे। वो कहते थे हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो आज हम लोग उसी बात पर, ज्ञान रंजन जी की बात पर, उनके पुराने सहयोगी, उनके पुराने जीएस कॉलेज के प्राध्यापक साथी श्री कुंदन सिंह परिहार से आज बात करने आए। सिंह परिहार जी, जैसा कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया कि श्री डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार और ज्ञान रंजन जी 60 के दशक की शुरुआत में साथ ही साथ जबलपुर आए और उन्होंने जीएस कॉलेज में अपनी नौकरी ज्वाइन की। तो मैं सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये वो कौन सा समय था जब ज्ञान रंजन जी और आपने साथ साथ ज्वाइन किया जीएस कॉलेज? ज्ञान रंजन जी ने 1960 में कॉलेज ज्वाइन किया था जी, और मैंने उनके 1 वर्ष बाद 1961 में ज्वाइन किया था जी। फिर बीच में लगभग 1 वर्ष के लिए ज्ञान रंजन जी छुट्टी लेकर या जैसे भी हो चले गए थे। वो कहा इलाहाबाद चले गए थे जी। फिर वहाँ जब शादी वादी हो गई उनकी नैना जी से जी, उसके बाद फिर वापस लौट के उन्होंने ज्वाइन किया था जी। और फिर रहे वो मेरे साथ जी। लगभग 97-98 तक जब रिटायरमेंट उनका हुआ जी, उस वक्त तक हम लोग साथ साथ रहे। जी। एक बात और मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि ज्ञानरंजन जी की मुझसे मित्रता, हम 3 लोग सबसे पहले वहाँ मित्र बने जीएस कॉलेज में। जी, एक प्रभात मित्तल थे, ज्ञानरंजन और मैं। जी। हम तीनों की बहुत मित्रता शुरू से ही रही, बहुत लंबे समय तक साथ साथ हम लोगों ने काम किया और फिर अनेक घटनाएं हुई जिनके बारे में मैं बताऊंगा। जी। तो जब उन्होंने 1961 में और आपने 1 साल बाद, 1 साल के अंतराल में, पहले हाँ, तो वो हिंदी प्राध्यापक के रूप में आए और आप अंग्रेजी के रूप में आए। जी। और वो इलाहाबाद से आए थे, आप बुंदेलखंड छतरपुर से आए थे। और आपने तीसरा जिक्र किया प्रभात मित्तल जी का किया। तो प्रभात मित्तल जी के बारे में जबलपुर के लोग उनके जो भांजे या भतीजे थे राजू मित्तल को याद करते हैं। वो राजू मित्तल जो जबलपुर में नई दुनिया के पहले संपादक में आए, उनके चाचा हुआ करते थे। तो ये क्या उत्तर प्रदेश से आए थे? ये उत्तर प्रदेश से आए थे जी। खुर्जा या हापुड़, मुझे एक ससुराल थी उनकी जी, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है जी। 2 जगह में से किसी एक जगह को बिलोंग करते थे जी। और बहुत अच्छे, बहुत सरल व्यक्ति थे जी। और एक बात और बता दूं कि ये संभावना प्रकाशन जो है जी, ये प्रभात मित्तल और अशोक अग्रवाल दोनों ने मिलकर जबलपुर से ही आके शुरू किया था। अच्छा, मतलब संभावना प्रकाशन की शुरुआत जी हाँ, वो मतलब उत्तर प्रदेश से न होकर जबलपुर से हुई थी। अशोक अग्रवाल जी और प्रभात मित्तल जी ने शुरू किया। अशोक अभी है जी, रुग्ण रहते हैं, बीमार रहते हैं जी, अक्सर पढ़ता हूँ मैं जी। तो पहला जो सेट इनने निकाला था जी, उसमें प्रभात मित्तल की पहला कथा संग्रह था जी, पहली वर्षा जी। अशोक अग्रवाल का एक उपन्यास था वादा माफ गवाह जी। और परसाई जी का लेने के लिए, एक किताब लेने के लिए आए थे अशोक अग्रवाल जी। हाँ, दोनों लोग आए जी जी जी। तो तिरछी रेखाएं या तिरछी नजर, कुछ ऐसा ही उसका शीर्षक उन्होंने दिया था जी। तो तब से शुरुआत हुई थी संभावना की। तो ये भी आपके माध्यम से हम लोग को नई जानकारी मिली कि संभावना प्रकाशन की जो शुरुआत है, उसकी जो न्यू है, हाँ, आधारशिला वो जबलपुर से है।
तो दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि जब ज्ञान जी आए, आप लोग आए, हाँ। तो कॉलेज तो उस समय राइट टाउन में हुआ करता था, जी। जीएस कॉलेज, सिविल लाइन का तो उस समय तक कॉलेज का अस्तित्व नहीं था। जी जी। तो उस समय ज्ञान जी ने अपना डेरा कहाँ जमाया, मतलब जब जबलपुर आए, हाँ। तो उनके कहाँ उन्होंने अपनी रहने की व्यवस्था की, और आप लोग कहाँ, आप कहाँ रहते थे? हाँ, ज्ञान रंजन जी चौथे पुल के पास एक थोड़ा आगे जाते हैं आप दाहिनी तरफ को। जी जी, हवाबाग स्टेशन के आसपास पहले। हाँ, हवाबाग से पहले ही जो ये रोड सीधी जो गई हुई है, आगे पायल टॉकीज वगैरह क्या था वहाँ। जी। तो शुरू में ही जहाँ दत्त साहब का मकान है, जी, वकील साहब का, जी, उसी के आसपास वो रहते थे। और एक मकान था जिसमें कुछ आधे हिस्से में ये रहते जी। थे, आधे हिस्से में इनके मामा जी और नानी जी रहती थी। जी जी। वो थे राजमोहन वर्मा जी, जो यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। जी। वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी। तो ये दोनों और नानी जी के साथ ये लोग साथ साथ यहाँ रहते थे शुरू में। जी। और मैं जो 20 साल रहा यहाँ नेपियर टाउन में, जी। कुछ दिन यहाँ परताई जी भी नीचे के हिस्से में रहे थे। एक बड़ी बिल्डिंग है, जी। मिश्र बंधु की कहलाती है, जी। उसमें मैं था 20 साल। जी, जी। वहीं पर था। जी। तो आपने बताया, तो क्योंकि आप दोनों नए आए, उस समय जबलपुर में एक साहित्यिक वातावरण था। परसाई जी तो उदय हो गया था, भवानी प्रसाद तिवारी थे, जी। नर्मदा प्रसाद खरे थे, जी जी। और पन्नालाल श्रीवास्तव नूर साहब थे, प्रेमचंद हाँ। श्रीवास्तव मजर साहब थे। जबलपुर का जो साहित्यिक वातावरण था वो बहुत समृद्ध था। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि परसाई जी इस शहर में थे और आप दोनों नए थे, जी। तो परसाई जी से आप लोग की और ज्ञान जी लोग की मुलाकात किस रूप में हुई है? आप लोग का मतलब कैसे आप लोग औपचारिक रूप से मिले? अब वो तो मुझे याद नहीं है कि किस प्रकार मिले, लेकिन एक बात जो, एक तो ज्ञान रंजन जी का साथ था, जी। तो उनके माध्यम से ही शायद मिले होंगे परसाई जी से। जी। लेकिन दूसरी बात है, परसाई जी में स्वयं वो गुण था कि लोग उनसे मिलने के लिए चले जाते थे। जी। अब चूंकि मेरा जो जहाँ मैं रहता था उससे परसाई जी जहाँ रहते थे, बाद में वो मेरे वाले मकान में आए। जी। पहले और बाद में भी तो वो सड़क के उस तरफ जो जिस मकान में वो रहते थे, जी। 2-3 मकानों के वहीं पे बदले थे। जी। कुछ दिन होम साइंस कॉलेज के पास भी रहे। जी। तो उनका मकान जहाँ वो रहते थे, वो रोड क्रॉस करके मुश्किल से 5 मिनट में पहुंचा जा सकता था। जी। और दूसरा, परसाई जी का स्वभाव ऐसा था जी। कि वो उनके यहाँ किसी को मना ही नहीं थी। जी। जो भी मिलना चाहे वो पर्दा उठा के उनके यहाँ दाखिल हो सकता था। जी। तो इस नाते वो कहीं ना कहीं प्रेरणा मुझे मिली उनसे मिलने की। जी। और कुछ ज्ञान के कारण भी हुआ। जी। तो अब वो स्मरण तो नहीं है कि अचानक कैसे मुलाकात हुई, लेकिन आना जाना बहुत सरलता से उनके पास होता रहा मेरा। जी। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जब ज्ञान जी जबलपुर आए तो जीएस कॉलेज में तो आप थे, लेकिन जीएस कॉलेज में और भी प्राचार्य थे। मैं ख्याल से उस समय बंधुआ जी प्राचार्य थे। जी हाँ, पन्नालाल बंधुआ बंधुआ जी, जी। और भी आप लोग के आप लोग सहकर्मी प्राध्यापक थे। जी हाँ। तो क्या उस समय कॉलेज में जो उनके सहकर्मी थे या आप लोग थे, उनको ज्ञान रंजन का कहानीकार का व्यक्तित्व उन लोगों को पता था कि नहीं था? नहीं, हम लोगों तक को पता नहीं था। यानी जब तक वो चौथे पुल के पास रहे, जी। तब तक हमको भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज्यादा वहाँ मिलना जुलना बाहर तो होता था, जी। घर के बाहर। जी। लेकिन घर में ज्यादा जमाव या कोई गोष्ठी या वो कुछ नहीं होता था। जी। वो सारी चीजें शुरू हुई जब वो इधर अग्रवाल कॉलोनी वाले मकान में आ गए। जी। तब फिर वो साहित्यिक, तभी से हम लोगों को जानकारी मिली जी। कि ये लेखक हैं और लिख रहे हैं, जी। छप रहे हैं, जी। महत्वपूर्ण है सारी चीजें। फिर वो जी। यहाँ पर लोग जुड़ते भी थे। जी। प्रगतिशील लेखक संघ का भी यहाँ पर सारे वही एक तरह से संचालन करते थे, मुखिया वही थे। जी। PWA जो प्रगतिशील लेखक हाँ, संघ। जी। तो इसलिए यहाँ पर लोगों का जुड़ना हुआ, वहाँ तो लगभग नहीं के बराबर जी। जानकारी जी। थी लोगों जी। की। तो क्या जब ज्ञान जी जबलपुर आए 60-61 में, जी। तो उस समय तक उनकी मतलब जो हम जिन कहानियों को ने प्रसिद्धि पाई, हाँ। तो वो कुछ कहानियां क्या जबलपुर में जब आने के बाद लिखी गई कि वो कहानियां पहले लिख ली गई थी? नहीं, ज्यादातर कहानियां मेरे ख्याल से यही जबलपुर में आने के बाद ही लिखी गई। जी। क्योंकि कुछ कहानियां तो हम लोग देखते थे कि लिखी जा रही है। जी। कुछ कहानियां वो हम लोगों को सुनाते भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा कोई मौका आपको याद आता है ऐसा? हाँ, जैसे मनहूस बंगला एक उनकी कहानी है। जी। तो मुझे स्मरण आता है कि सुनाई थी उन्होंने हम लोगों को। जी। हाँ।
ऐसे ही दूसरी कहानियां बहिर्गमन वगैरह की भी चर्चा होती थी। जी घंटा कहानी हमारे सामने ही छपकर कथा में, कथा ही शायद पत्रिका थी मार्कंडेय जी की जी इलाहाबाद से, जी तो उसमें भी आई, वो चर्चित आते ही चर्चित हुई। जी तो अनेक कहानियां उनकी बहिर्गमन और दूसरी कहानियां जो है वो हम लोगों के सामने ही लिखी गई जी जी इसी मकान में, अग्रवाल कॉलोनी वाले मकान में। जी। अब हो सकता है कि वो पहले से लिखी हो लिखी उनमें, गई और लेकिन छपी हाँ। बाद में, और वो मतलब लोगों के ध्यान में और पढ़ने में बाद में आई। प्रकाश में तो ये आई। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञान जी के जो व्यक्तित्व है हाँ वो हम लोग बहुत बाद में जुड़े, तो हमने उस व्यक्तित्व को अलग ढंग से देखा। जी और जब आप लोग ने कॉलेज ज्वाइन किया तो आप लोग की युवावस्था थी, जी। तो उस समय के ज्ञान रंजन और आज के ज्ञान रंजन में आपको क्या उस समय में बदलाव आया, फर्क आया, जो शुरुआती ज्ञान रंजन? 2-3 घटनाएं 2-4 में बताऊं। जी एक आध उसमें आपको शायद विश्वास नहीं होगा। जी ज्ञान रंजन बड़े शरारती थे शुरू में, जी खिलंदड़ से शरारती थे, जी और ऐसे थे कि प्रभात में मैं तो संकोची रहा शुरू से, कम बोलने की मेरी जी। आदत रही, जी। तो मेरे बहुत उस तरह से मित्रता होते हुए भी वो जो एक होता है कि बिल्कुल आप इनफॉर्मल हो जाते हो, जी वैसा मित्तल के साथ ज्यादा था। जी। तो मित्तल के साथ उनकी कुश्ती हो जाती थी। अच्छा। हाँ, जी। कुश्ती होती थी, कपड़े फट जाते थे हाँ। एक दूसरे के। मतलब बिल्कुल जो कुश्ती हो जिस ढंग से होती वैसी होती थी। बाकायदा। जी ऐसे ही उनके एक और मित्र थे गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, जी। एमपीबी में। जी तो डॉक्टर श्रीवास्तव पुराने थे, अगर आप जानते हो, बाद में अब तो नहीं है, जी बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनके भतीजे थे वो। जी तो एमपीबी में थे, फिर बाद में ग्वालियर चले गए थे। जी तो वो भी बड़े अच्छे मित्र थे उनके, आते थे तो यहीं अग्रवाल कॉलोनी में उनके पास रुकते थे। जी। तो वो भी बताते थे कि अक्सर पकड़ उनके साथ होती रहती है। तो दूसरी मतलब बात, जी मैं आपको बहुत एक मनोरंजक घटना बताऊं जो कि शायद आपको भरोसा भी ना हो। जी प्रभात मित्तल की हुई शादी, जी तो मैं ज्ञान और सिंह साहब तब तक प्रभात मित्तल के साथ आकर रहे, प्रोफेसर सिंह रहने लगे थे अभी हाल में उनकी प्रोफेसर एसएन सिंह, एसएन सिंह डॉक्टर साहब, एसएन सिंह जी। जो मेरे बाद प्राचार्य बने थे कॉलेज के। जी जी अभी हाल में 1 आध साल पहले उनकी डेथ हुई है। जी जी तो वो प्रभात मित्तल के साथ रहने लगे थे उसी घर में, जी दोनों शेयर करते थे। जी अब जो शेयर करने से नेचुरली थोड़ा नजदीकी उनके साथ भी हो गई। जी। तो हम तीनों लोग प्रभात मित्तल की शादी में गए। मतलब उनकी बारात में आप लोग गए? हाँ, बारात बुलाया हमें, बारात में नहीं, हाँ। यहाँ से गए। अच्छा, जबलपुर से आप लोग कहाँ गए? हापुड़िया खुर्जा में बताया ना आपको जी, जी, कि दो हापुड़- में से एक जगह जी उनका जी थी। सत्या के साथ उनकी शादी हुई थी, सत्या मित्तल। जी तो अब मैं आपको कह दूं, मुझे बताने में संकोच भी लगता है जी कि ट्रेन में उस जमाने, पुराने जमाने की ट्रेन थी, एसी फेसी तो कुछ होता नहीं था। जी तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कुछ था, पता नहीं क्या था। जी तो हम तीनों लोग एक बेंच में बैठे हुए, जी। एक साथ ही, एक इकट्ठे। जी तो सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, अधेड़ उम्र के रहे होंगे। जी। तो वो ऊँग रहे थे, हम्म। वो बार बार ऊँग रहे थे, झुक रहे थे इधर उधर को। अब ज्ञान रंजन को शरारत सूझी, अब वो घटना मुझे भूलती नहीं है मैं। तो वो क्या करें, ज्ञान रंजन के अपना पैर उनके चेहरे की वो तक ले जाए, उठा के, जी और फिर नीचे कर लें। जी अब हम लोगों को डर लगा, हमने कहा ये ला पता नहीं हमको पिटवाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, जी, ऐसी शरारत जी। कर रहे हैं। जी। तो हम लोगों ने कहा, हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो गड़बड़ है। हम्म। तो कह रहे क्या कर रहे हैं, हम तो पंगड़ाई ले रहे हैं। पकड़ाई। जी तो ऐसे ही शरारत जो थी वो कुश्ती करना, और ये आप उस वक्त का अगर आप देखते तो आपको लगता नहीं कि ये आदमी इतना बड़ा कहानीकार है, इतना जी। सोचता है। बोला आपने एक बार बोला था कि खिलंदड़ स्वभाव था। हाँ, बहुत खिलंदड़ स्वभाव था जी जी उनका। जी जी और खूब हम लोग घूमते थे, रिक्शे पर बैठेंगे तो रिक्शे की जो पीठ होती है टिकने वाली, जी उसके ऊपर एक आध बैठ जाएगा, बाकी दो नीचे बैठ जाएंगे। जी। हम लोग घूमते रहते तो थे। कभी उन्होंने, हमने सुना कि ज्ञानरंजन ने रिक्शा भी चला लेते थे। अब मेरे सामने तो जी, जी। ध्यान नहीं है मुझे, जी 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 लेकिन ये पक्ष तो उनका था। जी, बहुत बहुत खिलंदड़ जी। स्वभाव। अच्छा, एक बार आपने ये भी औपचारिक रूप से चर्चा में बोला था कि आप अपनी पीएचडी का काम कर रही थी। जी, जी। और आपके मतलब आपको उस काम को करना था, आपको एक मतलब एकांत चाहिए हाँ, था, या हाँ, आपको हाँ, पूरा हाँ। उस पर कंसंट्रेशन करना था। जी। तो आप कुछ दिन तक ज्ञान रंजन जी के घर में जबलपुर में ही जाकर रहे थे। वो क्या किस्सा है? वो एक तो मैं बताऊं आपको छोटा सा, उससे कोई प्रकाश पड़े ना पड़े, जैसे कि अब मेरी शादी हुई जब, जी
63 में हुई, तब ज्ञानरंजन की शायद नहीं हुई थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो मेरी पत्नी के फूफा जी जो नागौर स्टेट के राजा साहब थे, वो इलाहाबाद में उनकी कोठी थी। तो हम लोग भी, दोनों लोग, हम शादी के बाद वहाँ गए इलाहाबाद, और वहाँ से हम लोगों को एक शादी में जाना था राजा साहब के साथ। तो ज्ञान वहाँ मिले हमको, ज्ञान था वहीं से छुट्टी लेकर शायद गए हुए थे वो यहाँ से। तो हम मजे के, अब वो कुछ ज्यादा हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, ज्यादा मिले जुले नहीं, पर वो मुझे याद है उन्होंने सिनेमा के 2 टिकट खरीदे और हम लोगों को पकड़ा के चले गए कि हम लोग जो है वो मतलब फिल्म देखे आप लोग, फिल्म देखे, क्या शादी हुई है और आप लोग को एक एकांत और एक वो चाहिए पति पत्नी को, कॉम्प्लीमेंट टाइप दे के चले गए। जी। और जो बात आप कह रहे हैं वो ऐसा था कि मैं PhD के लिए काम कर रहा था और ज्ञानरंजन जी वहीं चौथे पुल पर ही रहे उस वक्त रह रहे थे। तो मेरे घर में चूंकि मेरे साले साली वगैरह काफी 4-5 मेंबर्स थे घर में, अब मैं यही जिसके बारे में मैंने नेपियर टाउन में जहाँ रहते थे, नेपियर टाउन में जहाँ 20 साल रहा, तो मैं वहीं था। तो मुझे थोड़ा असुविधा महसूस होती थी वहाँ काम करने में। तो ज्ञान से मैंने कहा भैया तुम अकेले हो, शादी हो गई थी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ जगह है, चलो तुम्हारे यहाँ बैठ के काम कर लें। तो ज्ञानरंजन ने कहा बिल्कुल कर लो, तुम जरूर कर लो। तो हम वहीं बैठ के अपने बैठते थे, अपने जितनी देर भी बैठना हुआ और फिर चले आते थे। अब वो बीच बीच में क्या हो गया, ज्ञानरंजन जी कुछ खाने पीने की चीजें लेके मेरे पास आ जाया करें। तो मैंने कहा ले लेते थे। अब एक दिन कुछ बना बनू के वो अंदर से ले आए। मैंने कहा ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा जैसे होता है ना, कुछ विचित्र सा मुझे लगा, जैसे कोई अनगढ़ व्यक्ति हो, अनाड़ी हो, जैसे बना के कुछ भी ले आता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कुछ विचित्र सा लग रहा है, क्या बात है? तो बड़े संकोच से फिर उन्होंने बताया कि सुनैना जी थी या नहीं थी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहने लगे नहीं यार वो खाना बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो हमसे बना तो हम बना दे। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब खाना बनाया और आपको खिलाया हमको खिलाया। जी। तो ये उनके तो अनगढ़ चीज क्या रोटी थी क्या? नहीं, अब ये तो याद, अच्छा आपको याद नहीं है, तो इतनी पुरानी बात है। सब्जी में कुछ मुझे दिखाया था जी कि वो कुछ प्रॉपर्ली बनाई हुई नहीं थी जी, तो इसलिए वो मुझे याद रहा फिर। तो ये मतलब इतना लोगों का उनको ख्याल रहता था, इतना संकोची स्वभाव के थे, तो ये चीज तो उनमें थी, इसमें कोई शक नहीं। जैसा आपने बताया कि शुरुआती दौर में जब जबलपुर में आए, जब वो प्रभात मित्तल की शादी में जा रहे थे या प्रभात मित्तल के साथ कुश्ती अपनी लड़ लेते थे, जी, तो उनके व्यक्तित्व में फिर वो परिवर्तन आपको कहाँ देखने को मिला कि वो जो धीरे धीरे उनके अंदर परिपक्वता और गंभीरता आई? वो धीरे धीरे फिर दूसरे मकान में जब यहाँ रॉयल कॉलोनी के आ गए, उसके बाद ही वो चीजें देखने को मिली। अब उसके बाद क्या था कि लोगों का आना जाना, उनके तमाम साहित्यकार लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया। फिर बहुत से महत्वपूर्ण लोगों का आना भी शुरू हुआ। एक तरह से भीड़ भाड़ उनके घर में, लोगों का रुकना टिकना। नागार्जुन जी आते थे तो कई दिन तक टिकते थे, और दूसरे उनके मित्र आते थे वो टिकते थे। तो वो जो सारा चेंज था, फिर PWA के जनरल सेक्रेटरी का उन्होंने लिया, पहल का संपादन का काम लिया। उसके साथ साथ फिर वो सारी चीजें जो है, लिखने का क्रम तो उनका शुरू में चल ही रहा था, बाद में कम हो गया जब से उन्होंने संपादन का काम शुरू किया और PWA का काम भी शुरू किया, तब से वो लिखने का काम उनका फिर कम होता चला गया। तो वो स्वाभाविक था। और दूसरा ये था कि आपकी कहानी भी पहल में छपी है। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जी इस मामले में बहुत सतर्क रहते थे कि वो जबलपुर के लोग को बहुत कम छापते थे कि उनको लगता था कि कहीं ये उन पर यह आक्षेप ना लगे कि हम जबलपुर से पहले गलती आई। तो वो जो कहानी आपकी छपी, तो वो कहानी छपने में क्या उन्होंने आपसे कहानी मांगी थी, वो उसका फिर कुछ हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले उसको वो बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया जी। वो मेरे लिए भी एक आश्चर्य था जी। क्या था कि वो एक कहानी थी वापसी जी शीर्षक से, जो बाद में मेरे पहले ही संग्रह में शायद आई जी। तो ये PWA की गोष्ठियाँ हम लोगों की शुरू हो गई थी जी। उसमें हम लोग बैठते थे, हमारे अशोक शुक्ल भी उस वक्त स्वस्थ थे जी। वो भी आते थे और लोग भी आते थे जी। तो वो कहानी में मेरे कहानी पढ़ने का मौका मिला
अच्छा, कोई कार्यक्रम था जिसमें कहानी वाचन आपने हाँ, की? कहानी वाचन गोष्ठी जी, थी, गोष्ठी थी। PWA की गोष्ठी थी। जी तो मुझे मौका मिला, मेरा नंबर आया या किसी ने कहा जी। या मैंने ही कहा हो शायद कि मैं पढ़ूंगा। जी तो ज्ञानानंद जी भी थे उसमें, जी। तो मुझे कहानी पढ़ने का मौका मिला, वो अपनी कहानी। तो मेरी कोई उम्मीद तो ऐसी थी नहीं कि ज्ञानानंद जी मुझे ऐसा, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी। जी और जैसा आप तो मेरे निकट हो जानते हो कि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से जी कहा। फरमाइश करने हाँ, की, जी जी किसी के गले पड़ने की फरमाइश करने की मेरी आदत जी नहीं है। जी तो जब कहानी वो मेरी हो गई, मैंने पढ़ लिया जी और लोगों ने उस पर थोड़ी बहुत शायद चर्चा हुई, ऐसा भी हुआ। जी। तो ज्ञानानंद जी ने स्वयं कहा, हम्म, स्वयं प्रस्ताव किया, जी। कहले ये कहानी हमको दे दो, हम इसको पहलना पहले चाहते हैं। जी तो इसके मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, जी। है ना। तो कि एक मतलब संपादक एक कथाकार से कह रहे हैं कि ये हाँ, कहानी हम कहानी छापेंगे। जी उसके बाद फिर एक कहानी मेरी और छापी थी, उन्होंने उसका शीर्षक तो मुझे याद नहीं है। जी तो एक जो कहानी है उन्होंने 2 निकाले थे बीच में, जी उसमें फिर एक कहानी मेरी आई थी। जी जी लेकिन वो कहानी जो पहली कहानी में नेचुरली मुझे बहुत संतोष मिला उसके। जी जी। अच्छा तो जी अच्छा, दूसरा एक और चीज होती है कि उस समय GS कॉलेज में, क्या पूरे जबलपुर में जी। एक छात्र आंदोलन और युवा नेतृत्व बहुत निकल रहा था। हाँ। शरद यादव 77 में आए जी। और इमरजेंसी में आए, जबलपुर में था, और GS कॉलेज एक तरह से कुख्यात था जी। छात्र राजनीति के मामले जी में। जी। तो आप लोग दोनों उस समय के समकालीन प्राध्यापक रहे हैं, हाँ। तो कभी कोई ऐसा आपको दृष्टांत याद आता हो छात्र राजनीति का? जी। क्योंकि इस तरह का छात्र मतलब जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रहता था, और आप लोग उसको किस ढंग से ज्ञान जी आप लोग टैकल किया करते थे? बहुत सही घटनाएं। GS कॉलेज तो इन चीजों के क्या कहें, भंडार रहा है, जी जी और हम लोग अपने ढंग से टैकल करते थे। जी लेकिन हम लोग मूलतः, चाहे ज्ञान हो चाहे मैं हूँ, जी हम लोग मूलतः छात्रों के प्रति सहानुभूति रखते थे, जी। प्रेम रखते थे। जी उनको कोई हम लोग नाराजगी या गुस्सा उस तरह से नहीं होता था। जी इसी कारण से कभी ज्ञानानंद को तकलीफ नहीं हुई, जी। और कभी मैं प्राचार्य बना 4 साल रहा तो मुझे भी कभी वो कोई मतलब तकलीफ नहीं उन हुई। लोग ने आप लोग को, पूरे छात्र राजनीति ने आप हाँ, लोगों को हाँ। आपकी उदारता, उनके प्रोत्साहन के कारण आप दोनों को बहुत सम्मान हाँ, मिला। सम्मान मिला हम जी लोगों को। जी क्योंकि बेसिकली छात्र भी देखिए, छात्र कितना भी उग्र दिखाई पड़े या बड़ा लड़ने वाला झगड़ने वाला हो, जी लेकिन वो भीतर से हर अपने टीचर को पहचानता है, जी, उनका सम्मान करता है। सम्मान करता है। वो जानता है कि उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है, जी। उससे आगे उसको नहीं जाना है। जी तो हम लोगों ने मिलकर तो कई सिचुएशंस को, एक बार सिविल लाइंस में कार्यक्रम था, कल्चरल प्रोग्राम, जी हजारों छात्र उसमें जुड़ते थे, है? तो एक छात्र नेता था, वो हमारे प्राचार्य जी से नाराज हो गया उस वक्त बहुत ज्यादा। कहने लगे नहीं, आज हम इनको नाराज हैं, हम इनको बेइज्जत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी तो हम थे, शायद ज्ञान भी थे उस वक्त, हम लोग पकड़ के उसको, नेता को, छात्र नेता को पकड़ के बार बार कमरे में बंद कर आए, और वो कोई खोल दे तो फिर निकल के आ जाए। जी तो ऐसा फिर आखिर में हम लोगों ने क्या किया कि उनको, अब मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, प्राचार्य जी को, जी जी तो फिर उनको आखिर में हम बुलाया किसी को, और उनसे कहा भाई इनको आप घर छोड़ के आओ, स्कूटर पर बैठा के, जी। इनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। कुछ नहीं है। तो फिर उनको घर भेज दिया। ऐसे कितने प्रकरण है, अगर मैं सुनाने बैठूं तो पूरी एक अलग ही एक श्रृंखला का एपिसोड बन जाएगा, छात्र राजनीति हाँ। और डॉक्टर कुंदन सिंह परिवार और ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन। जी, तो जी। हम लोगों ने मिलकर टैकल कर, लेकिन ज्ञान का भी और मेरा भी जी एक मूलतः घर में रहता था कि छात्र बुरा नहीं होता है। जी अब उसको टैकल करना, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसका दिखावा करता है, जी ये सारी चीजों को हम लोग समझते थे। जी। इसीलिए हम लोगों को कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। आप लोगों को परेशानी नहीं। तो धन्यवाद सर, आपने ज्ञान रंजन के जो हम लोग साहित्य कथा के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, हाँ। लेकिन जो एक व्यक्तिगत प्रसंग था और आप लोग का बहुत लंबा साथ रहा, जी। उसके बारे में हमने आज डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार से बात की। हाँ। मैं देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार जबलपुर में ज्ञान रंजन के साथ सहकर्मी रहे, बाद में वो GS कॉलेज के प्राचार्य बने। कुंदन सिंह परिहार सिर्फ शिक्षाविदी नहीं है, वो जबलपुर के वरिष्ठ साहित्यकार है, प्रगतिशील लेखक संघ के संरक्षक हैं। उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, मूलतः कथाकार हैं, और आज उनकी एक व्यंग्यकार के रूप में भी
हाँ। एक छवि है, एक उनकी स्थापित छवि दोनों स्थापित मैंने साथ ही साथ दोनों काम उन्होंने किए। तो इस प्रकार वो हमारे साथ उन्होंने आज ज्ञान रंजन के की जो अंतरंगता, उनके व्यक्तिगत जो जीवन के साथ के प्रसंगों को साझा किया। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जबलपुर सफरनामा से। आप हैं श्रीमती विमला वर्मा, स्वर्गीय ललित मोहन वर्मा की पत्नी। विमला वर्मा ज्ञान रंजन की मामी हैं। वर्मा परिवार जबलपुर के अंदरूम में कमानिया क्षेत्र के नज़दीक खोबा मंडी में रहता था। ज्ञान रंजन के जबलपुर से रिश्ते की शुरुआत अपने मामा ललित मोहन वर्मा के घर आने से हुई। ज्ञान रंजन इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान जबलपुर आते रहते थे। बाद में जब ज्ञान रंजन की नौकरी जबलपुर के जीएस कॉलेज में लगी, तब वे कुछ दिनों तक मामा के परिवार के साथ रहे। 98 वर्षीय विमला वर्मा की स्मृति काफ़ी अच्छी है। उन्होंने ज्ञान रंजन के युवावस्था के कई रोचक प्रसंग जबलपुर सफरनामा से साझा किए। मामी ज्ञान रंजन को गन्नू के नाम से संबोधित करती थीं। इस बातचीत को करने में विमला वर्मा के पुत्र टिल्लू वर्मा ने हमारी मदद की। अम्मा, ज्ञान रंजन जी के बारे में आपको अपनी जानकारियां जो है वो देना है, शेयर करना है ना। तो आप बताइए कि ज्ञान रंजन जी सबसे पहले जब जबलपुर आए थे तो वो कहाँ आए थे? वो हमारे घर ही आए थे। घर कहाँ था? स्थान, घर का स्थान कान में लगाएंगे। खोआ मंडी में अपने ननिहाल में रह के वो पढ़ते थे कॉलेज में। वो समय मेरे करीब 3-4 साल तक संपर्क रहा। वो बहुत अच्छे आदमी थे, सिंपल लिविंग, हायर शिक्षित वाले आदमी थे। और जो भी व्यक्ति जिनसे मिलता था तो ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। उनकी ये छवि हर व्यक्ति अपने साथ ले जाता था और कभी भूल नहीं पाता था। जो एक बार उनसे मिलता था उनकी छवि लेके जाता था। तो कभी कभी हम लोग साहित्य के विषय में भी बात करते थे, लेकिन मैंने कभी नाराज होते नहीं देखा। तो किसी में हर व्यक्ति के साथ एक समान मिलते थे। उनकी हर बात में सत्यता होती थी। वे किसी बंधन में नहीं थे, न धार्मिक न कोई बंधन नहीं था। बस वाला आदमी थे, जो मिलता था उससे हंस के मिलते थे। वो मेरी सबसे बड़ी, वो मेरे भांजे थे। सबसे बड़ी जन मिथिलेश जी के दूसरे नंबर के बेटे थे। उनकी 4 संतानें थी। पंडित रामनाथ जी सुमन उनके पिता थे। और मैं उनके घर भी, मतलब उनके बिरला जी के घर भी जाके रह के आई थी। और यहाँ भी उनसे मेरा संपर्क था। ज्ञान जी बस वाला आदमी थे। रात को बहुत देर से आते थे घर। ये उनकी आदत में शुमार था। और जब आते थे तो भूख लगती थी तो चना, लाई, मूंगफली ऐसी चीज खाते हुए आते थे। और जब खाना लेकर आते रहे तो वो चीज हम खाए और खाना वो खाते थे। साईं जी तो हमारे घर में किराए से रहते थे। अच्छा। बहुत जब ये यहाँ वो स्कूल में पढ़ाते थे परसाई जी, तब हमारे घर में रहते थे। उनका पूरा साहित्य मेरे पास था। उनकी एक कहानी में उनने अपने परिवार का जिक्र किया था। बिल्कुल सत्य था वो। और एक कहानी उनकी भूत बंगला, वो तो बड़ा स्मरणीय था। और आज भी मुझे उसकी कुछ बातें याद है। खाने पीने में फक्कड़ आदमी थे, चाहे जो दे दो सब खाते थे, बड़े शौक से खाते थे। बिल्कुल सिंपल लिए गए सिक्किक वाले आदमी थे। किसी प्रकार का उसको धर्म का बंधन या कोई भी बंधन पसंद
बिल्कुल सिंपल, लगता ही नहीं था कि ये कोई उच्च परिवार के लोग हैं। साधारण, बिल्कुल साधारण। वहाँ पे क्या हुआ, ये घूम रहे थे, कुछ लोग आए इनके पास, मतलब शरारत करने, लूटने के लिए। तो सुनैना भाभी ने क्या किया कि उनका पर्स उनके पास चुका दिया। अब डाकू जो आए थे उनसे छीनने सामान, वो सुनैना के तो उनने बात की, उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। और वो पर्स जिसके पास था, गन्नू के पास, गन्नू उनका घर का नाम, गन्नू घर का नाम। तो वो लूटने वाले आदमी उनकी शक्ल देख के ही चले गए कि अपने के पास कुछ नहीं होगा। और उनका पूरा पर्स, कोई सामान नहीं गया, सब उनके पास। कभी मैंने उनको नाराज होते तो देखा ही नहीं। और मेरे से अक्सर कहते थे, आप खाना लेके बंद बैठा करिए, ढाक के रख दीजिए, मैं खा लूँगा। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा थी, जिस व्यक्ति को खाना खिलाओ, सामने बैठ के अच्छे हिफाजत से, प्रेम से। अक्सर वो एक शेर सुनाया करते थे, महफिल यूं ही सस्ती रहेगी मगर हम होंगे, लोग ढूंढेंगे हमको, हम जाने कहाँ होंगे।